अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं, उनकी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, जब मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था तब मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि हम इस चैप्टर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी नेचर और उनके फर्दर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी थी। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इनकी अक्रेंस की। अक्रेंस इनकी ये होगी कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाएंगे, ना सिर्फ एनिमल्स आ जाएंगे बल्कि प्लांट्स भी इनमें इंक्लूड होंगे। एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल में ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल प्ले कर रहे होते हैं। कौन कौन सा, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल की जब बात करते हैं तो डिफरेंट जो सेल के स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि सेल वाल जो है, सेल वाल जो है ये तो प्लांट्स में मौजूद होगी। ठीक है, उसकी कंपोजिशन में भी ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। एनिमल्स की बात करें तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। इसके अलावा फंक्शनल में ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो इनकी वजह से ही हो रहे होते हैं, क्योंकि यही जो है ये मेन उन रिएक्शंस में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हम अपनी बॉडी में इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, फीडिंग के थ्रू। फिर उसके बाद क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होते हैं और उस कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होती है, उसकी ब्रेक डाउन होती है और उसके बाद जो है वो हमें एनर्जी मिलती है जो कि एटीपी की फॉर्म में होती है और हमारी बॉडी उस एनर्जी को यूटिलाइज करती है। तो इस तरह ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एनिमल में ये इस तरह से मौजूद होते हैं। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सेल वाल मौजूद होती है। ठीक है, प्लांट सेल में जो सबसे आउटर मोस्ट वाल होती है वो क्या होती है, सेल वाल होती है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। और वो जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। ठीक है, और सेलुलोज जो है ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है। तो इस तरह से कॉटन में, ट्रीज में, पेपर में, ठीक है, इन सब चीज़ों में क्या होता है, सेलुलोज मौजूद होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है। तो इसके अलावा हम अगर देखें डिफरेंट सीरियल्स हो गए, ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स हो गई और शुगर कैन हो गया, ठीक है, रूट ट्यूबर्स हो गए, इन सब में जो है इनमें स्टार्च मौजूद होती है जो डिफरेंट एनिमल्स यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये भी क्या है, ये एनर्जी का सोर्स है और ये भी कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे फायदे जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ह्यूमन को और लिविंग ऑर्गेनिज्म को हो रहे होते हैं। और कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि इन सब कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोवाइड कर रहा होता है, वो है प्लांट्स। प्लांट्स ये सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। प्लांट्स कैसे सोर्स होते हैं कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन को ड्रा करें, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो ये आपस में मिलते हैं तो रिएक्शन होता है। ठीक है, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में, और कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा और इसके अलावा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स क्या है, प्लांट सोर्स है। प्लांट्स के थ्रू ही कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला की बात करते हैं। फार्मूला अगर देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन की भी बात कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, ठीक है, तो ये क्या होगी कि इसमें हाइड्रेटेड कार्बन्स होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, हाइड्रेटेड कार्बन्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है, हाइड्रेटेड कार्बन्स। मतलब कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन भी मौजूद होंगे। हाइड्रेटेड का मतलब क्या है, वाटर। ठीक है, कार्बन के साथ वाटर का मॉलिक्यूल होगा
और इसमें जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरह से मौजूद होते हैं, उन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बिल्कुल वही रेशो होती है जो कि वाटर में मौजूद होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि हाइड्रेटेड कार्बन जिनको। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, CxH2ON या फिर H2OY। ठीक है, ये फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का। इसमें जो है वो एक्स की अमाउंट, एक्स का जो नंबर है, ठीक है, वो 3 से वेरी करेगा मैनी थाउजेंड्स और बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड नंबर्स तक। ठीक है, तो इसी तरह से एक्स की वैल्यू भी वेरी करेगी। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, अगर इनमें लार्जर मॉलिक्यूल्स को इनकी ब्रेकडाउन की जाए, उनकी हाइड्रोलाइसिस करवाई जाए, तो बहुत ही स्मॉलर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इनको यही कहते हैं कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या होते हैं, इनमें क्या होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद होंगे। ठीक है, जो कि इसकी नेचर है कि ये ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद होंगे और इनके अलावा इनमें फंक्शनल ग्रुप होगा, एक एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होगा और दूसरा कीटोन्स का। तो आपको कैसे पता चलेगा कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और कीटोन का, तो इसके लिए यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ। जहां पे ये वाला आ जाए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आ जाए, इसका मतलब क्या है कि ये एल्डिहाइड है, जहां पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ठीक है, और एक साइड पे कार्बन होगा। जबकि कीटोन की जो पहचान है वो कैसे होगी कि उसके दोनों साइड्स पे कार्बन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं होगा। और ये क्या है, ये कीटोन्स है, तो इनके जो है वो डिफरेंट आगे ब्रांचिंग हो जाती है और इस तरह लार्जर जो है वो बन जाते हैं, लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। स्मॉलर अगर हम देखें तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और सबसे जो स्मॉलर होगा वो मोनोसेक्राइड होगा। ठीक है, आगे जो इसमें क्लासिफिकेशन आ जाएगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है, इनके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होंगे, यहाँ पे होंगे ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, और ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोलिपिड्स में क्या है कि ग्लूकोज के साथ मीन्स के कार्बोहाइड्रेट्स के साथ लिपिड अटैच हो गया है, और ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स के साथ प्रोटीन अटैच हो गई हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको जनरल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगी, जहाँ पे हम मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।